हेलो दोस्तों, शॉर्ट हैंड स्पीड क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का प्रतिलेखन 90 शब्द प्रति मिनट गति से बोला गया है। यदि आप 90 शब्द प्रति मिनट गति से प्रतिलेखन लिखते हैं तो 80 शब्द प्रति मिनट प्रतिलेखन लिखने में आपको कोई कठिनाई नहीं आएगी और बड़ी आसानी से 80 शब्द प्रति मिनट गति से प्रतिलेखन लिख लेंगे। धन्यवाद। रेडी स्टार्ट। महोदय, मैं कोई अर्थशास्त्री तो नहीं हूँ, परंतु मैं भारत के लोगों के बारे में थोड़ा बहुत जानने का दावा अवश्य करती हूँ। मैं उनकी कठिनाइयों और आकांक्षाओं से परिचित हूँ। पिछले 6 महीनों में कोई भी दिन ऐसा नहीं गया जब मैं देश के हर भाग के कम से कम 200 लोगों से ना मिली हूँ। किसी दिन तो मैंने 500 व्यक्तियों से भी भेंट की है। मैं यह स्वीकार करती हूँ कि जब मैं उनसे मिलती हूँ तो अपनी सफलताओं को मैं गर्व की दृष्टि से देखती हूँ। योजनाओं के आकार का प्रश्न तब भी उठाया गया था जबकि मैं सूचना और प्रसारण मंत्री थी। तब भी मैं छोटे आकार की योजना के विरुद्ध थी। हमें इसके मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक पहलुओं पर विचार करना चाहिए। छोटी योजनाएं जनता की आवश्यकताएं पूरा नहीं कर पाएंगी। अभी उस दिन मैं आंध्र में थी। वहाँ मुझसे गरीब आदमी मिलने आया और कहने लगा कि हमें इस्पात का कारखाना ज़रूर चाहिए। मैंने उन्हें बताया कि मैं आपकी बात योजना आयोग तक पहुंचा दूंगी और वहीं अंतिम निर्णय लेगा। मैंने उनसे पूछा, क्योंकि इस्पात के कारखाने पर तो भारी लागत आएगी, इसलिए उसके बदले में क्या आप कुछ सिंचाई के कार्यों को तरजीह नहीं देंगे? उन्होंने जवाब दिया कि सिंचाई का इंतजाम तो हम स्वयं कर लेंगे। उन्होंने मुझसे यह भी पूछा, यदि हम इस्पात के कारखाने के लिए धन एकत्र करें तो इसमें क्या आपको कोई आपत्ति होगी? बहुत से लोग इस्पात के कारखाने की प्रतिष्ठा की बात मानते हैं। जिन दिनों मॉस्को में भूखमरी फैली हुई थी और लोगों को राशन में प्रतिदिन केवल एक ही आलू मिलता था, तब भी रूसी यह चाहते थे कि मॉस्को की भूमिगत रेल दुनिया में सर्वोत्तम होनी चाहिए। यह तो मनुष्य का सहज स्वभाव है और इस बात को हमें भूलना नहीं चाहिए। हमारे यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें अवश्य होनी चाहिए जो जनमानस को उत्साहित कर सकें। मुझे यह बात सुनने में बड़ी अजीब लगती है कि कोई भारतीय यह कहे कि हमको सफलता नहीं मिली। इतिहास के किसी भी काल से तुलना करें, आर्थिक विकास के क्षेत्र में हम पीछे नहीं हैं। कहने का यह मतलब नहीं है कि सभी क्षेत्रों को समान रूप से लाभ पहुंचा है।
ना ही जनता के सभी वर्गों ने समान रूप से प्रगति की है। महोदय, विदेशी सहायता के बारे में मेरा विचार यह है कि जब हम आर्थिक दृष्टि से अपने पैरों पर खड़े ना हो जाएं, हमें और अधिक विदेशी सहायता लेनी चाहिए। आप जानते हैं कि हमारी योजनाएं इस तरह बनाई गई थीं कि एक विशेष सोपान तक उनके लिए अधिकाधिक सहायता चाहिए। उसके बाद विदेशी सहायता रुक जानी चाहिए। कई लोग कहते हैं कि कुछ वर्ष पहले हमारी यह नीति नहीं थी और यह नेहरू जी की विचारधारा के विपरीत है। ऐसा कहना ठीक नहीं। मैं जानती हूँ कि उनके क्या विचार थे। जब तक हम अपने पैरों पर खड़े ना हों, मुझे अधिक विदेशी सहायता मांगने में कोई मान हानि नहीं लगती। कुछ लोग यह कहते हैं कि हमने अपने लोगों की योग्यता का लाभ उठाने की पर्याप्त चेष्टा नहीं की। मेरा विचार है कि नई क्षमता का उपयोग करने में हमने जो कुछ दिया है, कई बार तो करिश्मे या चमत्कार जैसा है। यह ठीक है कि कई बार योग्य व्यक्तियों की उपेक्षा की जाती है या कई बार उनकी योग्यता का पूरा उपयोग नहीं हो पाता। हमारी कुशलता न बढ़ने का यह भी एक कारण है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारी कठिनाइयाँ बराबर बढ़ती जाएंगी। कई बार तो एक ही दिन में 100% तक भी बढ़ जाएंगी। पर मैं तो कठिनाइयों का सामना डटकर करती हूँ। बचपन से ही मैं इस तरह चलती रही हूँ। यदि मैं जनता से छोटे लक्ष्यों की चर्चा करूँ तो वे कहेंगे, अपनी छोटी छोटी योजनाएं अपने पास ही रखो और योजना आयोग को ही उन्हें पूरा करने दो। धन का बहुत महत्व होता है, परंतु योजनाओं को केवल पैसे के हिसाब से ही देखना सही दृष्टिकोण नहीं है। आप मुझे क्षमा करेंगे यदि मैं राष्ट्र की समस्याओं को एक गृहिणी की या माँ की नज़र से देखूं। क्या मैं अपने बच्चों को भूख मरने दूंगी? यदि मेरे पास दूध या दवाई या ऐसी ही किसी ज़रूरी चीज़ की कमी है तो मैं हाथ पर हाथ धरकर यह नहीं कहूँगी कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। यदि आप गरीब हैं तो इसका यह मतलब नहीं कि आप परिवार को भूखा मरने दें। देश की बुनियादी ज़रूरतें तो पूरी करनी ही पड़ेंगी, पर हमारे राज्यों की ज़रूरतें क्या हैं? क्या हम अपनी परियोजनाओं के लिए उचित समय पर धन की व्यवस्था कर पाते हैं?